हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एंड 24 के बारे में विस्तार से जानेंगे। आर्टिकल 23 जहां शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में वर्णित है, जिसमें बताया गया कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्सर्म का प्रतिषेध किया गया। अर्थात जब कोई व्यक्ति या कोई हम कैसे जब कोई मानव का दुर्व्यवहार करता है, उसका व्यापार करने की कोशिश करता है, उसके शर्म को बेचने की कोशिश करता है, उसकी योग्यताओं क्षमताओं एवं उसमें निहित अंतर्निहित कला कौशल का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है और उसके श्रम का बलात् प्रयोग करता है, अर्थात उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है, तो ये आर्टिकल 23 के तहत अवैध माना जाएगा। अवैध माना जाएगा, यहाँ तक कि उसका प्रतिषेध किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों प्रश्न आता है कि मानव का दुर्व्यापार कैसे, अर्थात हम देखते हैं कि आर्टिकल 23 के तहत जब हम एक नागरिक या एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, तो उस नागरिक में निहित क्षमताएं होती हैं, उसमें योग्यताएं होती हैं, उसकी कार्यशैली, उसका कार्य कौशल होता है और उसमें अंतर्निहित हम कह सकते हैं कि श्रम होता है। अगर हम उसका उन इन समस्त चीज़ों समस्त समस्त योग्यताओं का, क्षमताओं का, उसके कला कौशल का अगर उसके इच्छा के विरुद्ध है, उसकी आज्ञा के बिना प्रयोग में लाते हैं या प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, तो ये आर्टिकल 23 के तहत अवैध माना जाएगा और यहाँ तक कि इसके तहत प्रतिषेध किया जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का प्रयोग उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे मानव मानव में निहित योग्यताओं में उसकी शक्ति, क्षमता एवं प्रभाव क्षेत्र आता है। अगर हम उसकी शक्ति, क्षमता एवं प्रभाव क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें मानव की बिक्री, उसकी सेवाओं का प्रतिफल या उसकी सेवाओं को गिरवी रखना और साथ ही वेश्या का जीवन यापन करना, यह भारत के नागरिकों को यह दिखाता है कि अगर हम इस तरीके से किसी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं या उसकी शारीरिक इच्छाओं के विरुद्ध, उसकी मानसिक इच्छाओं के विरुद्ध, उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं के विरुद्ध जाके अगर उसका प्रयोग किया जाता है, उसका साथ दुर्व्यापार किया जाता है, उसकी क्षमताओं का, उसके संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र का नकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो ये आर्टिकल 23 के तहत प्रतिषेध माना जाएगा और उसको रोका जाएगा। और इसी में एक बेगार श्रम आता है। बेगार श्रम का तात्पर्य यह होता है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे श्रम लेना और वो भी बिना मूल्य के, अर्थात किसी व्यक्ति का श्रम उसके बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध लेना और बिना मूल्य भुगतान किए, तो ये आर्टिकल 23 के तहत अवैध माना जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे आर्टिकल 23 के माध्यम से एक व्यक्ति और एक नागरिक के संरक्षण की बात करते हैं। एक व्यक्ति में निहित योग्यता, क्षमता, कार्य कौशल और उसके संपूर्ण हम कह सकते हैं कि आंतरिक क्षमताओं के संरक्षण की बात करते हैं, और वह संरक्षण यह दर्शाता है कि ये सारी योग्यताएं व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप ही प्रयोग में लाई जाएंगे, न कि उसकी इच्छा के विरुद्ध। दोस्तों, क्योंकि जब हम बेगार की बात करते हैं, तो बेगार का मतलब तात्पर्य यह होता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के श्रम को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रयोग में ला रहे हैं, जो अनैतिक है, गैर कानूनी है, विधि विरुद्ध है एवं व्यक्ति की इच्छा विरुद्ध उसके बल का प्रयोग में लाना है। क्योंकि हम किसी अनुच्छेद 23 के तहत किसी व्यक्ति को, उसमें निहित सामर्थ्य को, उसमें निहित योग्यता को, उसमें निहित क्षमता को और उसमें निहित उसके कला कौशल को संरक्षण देने की बात करते हैं। संरक्षण देने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप ही उसको प्रयोग में लाया जाएगा। यहाँ पे दो फैक्टर देखने को मिलते हैं। एक तो व्यक्ति में निहित योग्यता, क्षमता, कला कौशल और व्यक्ति की इच्छा प्लस बाह्य बल, जो व्यक्ति उसको प्रयोग में ला रहा है वो उस नागरिक की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए जिसको प्रयोग में लाया जा रहा है। उदाहरण के लिए ए एवं बी दो व्यक्ति हैं। ए किसी कार्य को करने के लिए इच्छुक नहीं है, बी उससे उस कार्य को जबरदस्ती करवा रहा है, तो यहाँ पे ए की इच्छा का सम्मान ए के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, अर्थात ए की इच्छा को बी के द्वारा जबरदस्ती छीनने की कोशिश की जा रही है। एक ही इच्छा का हम कह सकते हैं दुरुपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम व्यक्ति की इच्छाओं का सम्मान करने की कोशिश करते हैं, नागरिक की इच्छाओं का सम्मान करने की कोशिश करते हैं, उसकी इच्छा एवं योग्यता का सम्मान करते हैं और उसका उचित पारिश्रमिक देते हैं, वो भी व्यक्ति की हम कह सकते हैं एक्सेप्टेंस के अनुरूप। भारतीय संसद ने इस अनुच्छेद की आत्मा की भावना के संरक्षण के लिए वर्ष अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को पारित किया था, जिसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्ति विशेष का अनैतिक रूप से प्रयोग करता है, उसका दुर्व्यापार करने की कोशिश करता है, तो इस अनुच्छेद हम कह सकते हैं इस अधिनियम के तहत उसको प्रतिषेध किया जाएगा और यहाँ तक कि दंडित भी किया जाएगा। वर्ष 1976 में बधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम भी इसका ही एक हम कह सकते हैं एक कार्य व्यवस्था में लाया गया था। इसको ही एक कार्य स्वरूप में लाया गया था, ताकि हम
मानव का, उसके उसमें निहित क्षमताओं का, उसमें निहित योग्यताओं का, उसमें निहित शैक्षणिक गुणवत्ता का, कला कौशल का एक समान रूप से हम समानता के साथ उसको लागू कर सकें, न कि उसकी इच्छाओं के विरुद्ध, उसकी योग्यताओं के विरुद्ध और उसकी संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण क्षमताओं के विरुद्ध प्रयोग में लाएं। दोस्तों, इसी में अनुच्छेद 23(2) के तहत कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। अपवाद का कहने का तात्पर्य यह है कि हम कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति के श्रम का, व्यक्ति की क्षमता का, व्यक्ति की योग्यता का और व्यक्ति की कार्यशैली का प्रयोग उसकी इच्छा के विरुद्ध भी ला सकते हैं। अब वो अपवाद कौन से हैं? उदाहरण के लिए अनुच्छेद 13(2) के तहत राज्य को यह अधिकार है कि वह लोकहित में व सैन्य हित में एवं सामाजिक सेवाओं को बनाए रखने के लिए, जब उसको यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कहीं से अनिवार्य श्रम लेने की आवश्यकता है, अनिवार्य सेवा लेने की आवश्यकता है, तो वो इस तरीके के श्रम एवं सेवा नागरिकों से ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमने राष्ट्रीय हित को, राष्ट्र की एकता को, संप्रभुता को एवं अखंडता को और राष्ट्रीय आवश्यकता को प्राथमिकता दी है। यहाँ पे नागरिक की आवश्यकता से पहले राष्ट्र की आवश्यकता है। इसलिए हम किसी समय विशेष में, किसी परिस्थिति विशेष में और किसी आवश्यक दशा में उस व्यक्ति के श्रम का प्रयोग हम राष्ट्र के हित में कर सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति या नागरिक मतलब अपने श्रम को देने से मना नहीं कर सकता है, अपनी, हम कह सकते हैं कि अपनी कार्य क्षमता को का प्रयोग में लाने से मना नहीं कर सकता। यहाँ पे राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी गई है और राष्ट्रीय हित के साथ ही व्यक्ति का हित जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से लिया गया श्रम बलात् श्रम के श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि हम जब किसी व्यक्ति विशेष से श्रम लेते हैं तो उसकी इच्छा के विरुद्ध लेते हैं, ये बलात् श्रम आता है। लेकिन हम जब किसी व्यक्ति विशेष से श्रम लेते हैं या नागरिक विशेष से श्रम लेते हैं, लेकिन राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप, राष्ट्र की जरूरत के अनुरूप और किसी समय विशेष में आवश्यक प्रतीत होता है कि अब नागरिक का योगदान होना यहाँ पे अति आवश्यक है, तो ऐसे समय में हम वहाँ पे नागरिक से समझौता करके श्रम ले सकते हैं, उसके श्रम ले सकते हैं। यहाँ तक कि श्रम का मूल्य कम भी दे सकते हैं, श्रम के समतुल्य दें, जरूरी नहीं। वर्ष 1982 में एशियाई खेल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि किसी व्यक्ति से उसकी आर्थिक मजबूरी में श्रम लेना बलात् श्रम की श्रेणी में आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति मजबूर है, वह इस दशा में है कि वो अपने श्रम को, मतलब अपने श्रम को दे नहीं सकता है, अपने श्रम को बेच नहीं सकता है कम मूल्य पर, तो ऐसे समय में अगर हम उसकी आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो ये बलात् श्रम की श्रेणी में आता है। लेकिन जब प्रश्न देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संप्रभुता और देश की आवश्यकता का हो, तो ऐसे समय में हम व्यक्ति विशेष के श्रम का प्रयोग राष्ट्रीय हित में कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि श्रम के समतुल्य ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए। इसके बाद देखा दोस्तों हमने संजीत राम बनाम राजस्थान राज्य वर्ष 1995 में 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने या न्यायालय ने यह निर्देशित किया था कि अकाल के समय अगर किसी व्यक्ति से कम पारिश्रमिक में श्रम लिया जाता है तो ये भी एक बलात् श्रम की श्रेणी में आता है। क्योंकि यहाँ पे हमने व्यक्ति की नागरिक की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा है। क्योंकि जब अकाल की कंडीशन होगी तो व्यक्ति को अगर हम कम पारिश्रमिक देंगे तो व्यक्ति उस अकाल की अवस्था में अपनी स्थिति को बनाए रखने में, नागरिक अपनी स्थिति को बनाए रखने में सामान्य नहीं रहेगा, नागरिक अपनी स्थिति को बनाए रखने के योग्य नहीं रहेगा। ऐसे समय में जब अकाल पड़ा हो, जब हम देखते हैं कि व्यक्ति स्वयं से परिस्थितियों से पीड़ित है, तो ऐसे समय में व्यक्ति के संरक्षण के लिए हमने उसके पारिश्रमिक के समतुल्य, श्रम के समतुल्य ही पारिश्रमिक देना अनिवार्य होता है। तो हमने जो अनुच्छेद 23 एवं 24 के तहत जो व्यवस्थाएं की हैं, उसका एकमात्र ध्येय यह है कि हम व्यक्ति के श्रम का मूल्य उसकी पारिश्रमिक के अनुरूप दें, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जब प्रश्न राष्ट्र हित का हो। अन्यथा व्यक्ति में निहित योग्यता, नागरिक में निहित योग्यता, उसकी क्षमताओं का हम सम्मान करें। और यही हमारे मूल अधिकारों का, हम कह सकते हैं अनुच्छेद 23 में निहित, अनुच्छेद 24 में निहित मूल अधिकारों का एक विशेषता है कि हम नागरिक को संरक्षण देने की कोशिश करें, ताकि नागरिक को बनाए रखने के लिए, उसकी क्षमताओं को बनाए रखने के लिए, उसकी योग्यताओं को बनाए रखने के लिए हम उसके साथ दुरुपयोग ना करें, उसको गलत तरीके से प्रयोग में ना लाएं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं गुजरात राज्य बनाम उच्च न्यायालय वर्ष 1999, अर्थात गुजरात राज्य बनाम उच्च न्यायालय वाद वर्ष 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देशित किया कि अगर कोई व्यक्ति कैद में है और कैद में उससे पारिश्रमिक लिया जा रहा है, तो उस पारिश्रमिक के समतुल्य उसको मूल्य दिया जाना चाहिए, उसको श्रम के समतुल्य उसको मूल्य दिया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हम नागरिक को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। नागरिक चाहे वो कैद में हो या सामान्य अवस्था में हो, उसके परिश्रम का मूल्य समान रूप से दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे नागरिक के परिश्रम को, उसकी योग्यताओं को, उसकी क्षमताओं को
हम गलत तरीके से प्रयोग में लाने की कोशिश नहीं करें। यही हमारी अनुच्छेद 23 एवं 24 की महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम किसी भी परिस्थिति में नागरिक को उसके मूल स्वरूप को दबाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उसकी संरक्षा एवं सुरक्षा करने की ही कोशिश करते हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1999 में इसी बात में यह भी निर्देशित किया था कि अगर किसी कैदी को कठोर श्रम करने के लिए निर्देशित किया है तो ये बलात् श्रम की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सुधार की संभावना पे कार्य कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कैद में होता है तो वो एक कारागार में होने की वजह से वो सुधार के, हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म प्रोसीजर में होता है। ऐसे समय में अगर उसी व्यक्ति विशेष को कोई कठोर श्रम करने के लिए निर्देशित किया जाता है तो यह निर्देशन ही उसमें सुधार की संभावना के लिए किया जाता है, और यह बलात् श्रम की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि बलात् श्रम की श्रेणी का तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध और बिना किसी वजह से उससे हम उसके श्रम का मूल्य न देते हुए श्रम को लेने की कोशिश करते हैं या श्रम से कार्य करने की कोशिश करते हैं, अपने हित में उस श्रम को लेने की कोशिश करते हैं। ये बलात् श्रम की श्रेणी में आता है। इसी में देखा दोस्तों कि हमने कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को यदि किसी कारखानों में परिश्रम के तौर पर किसी श्रम के तौर पर उसको नियोजन दिया जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे समय में वह यह प्रतिषेध माना जाएगा और यह एक तरीके से यहाँ पे दंड का प्रावधान है। क्योंकि हमारी कोशिश यह है कि हम बालकों की कौमार्यावस्था को भी संरक्षित दें। हम यह मान के भारतीय व्यवस्थाओं में हम यह मान के चल रहे हैं कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक श्रम कारखानों में या ऐसी जगह पे श्रम करने योग्य नहीं है जहाँ पे उसकी अवस्था का दुरुपयोग किया जाता है और उसकी अवस्था के दुरुपयोग के माध्यम से उसके जीवन के साथ नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित किया जाता है। तो हमारा मूल उद्देश्य यह है कि हम न सिर्फ अनुच्छेद 23 एवं 24 के तहत बलात् श्रम का संरक्षण दें, बल्कि उन बालकों के श्रम को भी संरक्षित करें, उन बालकों की अवस्था को भी संरक्षित करें जिनको 14 वर्ष से कम आयु में किसी कारखाने में या किसी उद्योगों में ऐसी जगह उनको नियोजित किया जाता है जहाँ पे उनकी अवस्था का दुरुपयोग होता है, उनकी अवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो दोस्तों, अगर हम इसको सार स्वरूप में समझने की कोशिश करें तो इसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि हम न सिर्फ व्यक्ति एवं नागरिक की श्रम का उचित मूल्य दें, बल्कि उसके श्रम का प्रयोग भी उसकी इच्छा के अनुरूप ही करें। क्योंकि नागरिक का यह मूल अधिकार है कि वो अपने श्रम का प्रयोग किस क्षेत्र में करे, किस परिश्रम के साथ करे और किस योग्यता के साथ करे। यहाँ पे कोई बाह्य बल नागरिक में निहित क्षमताओं का दुरुपयोग करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अर्थात किसी बाह्य प्रभाव को यह इजाज़त नहीं है कि वो व्यक्ति में निहित क्षमताओं का, योग्यताओं का, उसके श्रम का, उसके कला कौशल का अपनी इच्छा के अनुरूप प्रयोग में लाए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से व्यक्ति की संप्रभुता निहित है। व्यक्ति में निहित योग्यता, क्षमता को व्यक्ति स्वयं की संप्रभुता के अनुरूप प्रयोग में ला सकता है, न कि किसी अन्य व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आने का। और यही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मानवता का संरक्षण किया गया है, व्यक्ति का संरक्षण किया गया है, नागरिक का संरक्षण किया गया है। इसी संरक्षण के माध्यम से हम देश को मजबूत कर सकते हैं, राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक आर्टिकल का जो उद्देश्य यहाँ पे है वह नागरिक को संरक्षण देना है, व्यक्ति को संरक्षण देना है। जब तक हम नागरिक को उसकी एग्जिस्टेंस को संरक्षण नहीं देंगे, उसकी अवस्था को संरक्षण नहीं देंगे, तब तक हम एक मजबूत राष्ट्र को खड़ा नहीं कर सकते हैं। और यही अनुच्छेद 23 में एवं 24 में निहित उद्देश्य है कि हम किस तरीके से व्यक्ति को, उसकी योग्यता को, उसकी क्षमता को, उसके श्रम को, उसके कला कौशल को, उसमें अर्जित योग्यताओं को संरक्षण दें और उसका सही तरीके से प्रयोग में लाएं। क्योंकि दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो भी होती हैं वो नागरिक के विकास में सहायक होती हैं, न कि नागरिक के अवरोध में। नागरिक को अवरोध में नहीं ले जाती हैं, बल्कि विकास की ओर ले जाती हैं। इसी के उद्देश्य को देखते हुए हमने अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का प्रतिषेध किया। शोषण के विरुद्ध अधिकार में यही चीज़ें हमने समाहित की कि किस तरीके से हम व्यक्ति एवं नागरिक को एक समान प्लेटफॉर्म दें और समान रूप से उसमें अर्जित योग्यताओं का प्रयोग में लाएँ और उसमें निहित क्षमताओं को प्रयोग में लाएँ और उसके समतुल्य उसको पारिश्रमिक दिया जाए। और जो यह तय करता है कि हम नागरिक को सहयोगपूर्ण भूमिका में ले रहे हैं, नागरिक को एक सहयोग की भूमिका में ले रहे हैं, ताकि उसके सहयोग के माध्यम से हम क्षेत्र विशेष का, राज्य विशेष का, राष्ट्र विशेष का विकास कर सकें। आई होप दोस्तों आज का वीडियो अनुच्छेद 23 एवं 24 को डिफाइन करने में सहायक रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।